हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं संदीप सिंह आज से आप लोगों को इंटर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम चर्चा करेंगे इंटर फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। और मैं आपको अपने रिटेन मटेरियल से पढ़ाऊँगा जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। इससे क्या होगा आपको कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और तथा क्षेत्र। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। फर्स्ट इसका है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि। द्रव्य के साथ जुड़ी रहेगी वह अदिश भौतिक राशि, अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को आवेश कहते हैं। द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आवेश को चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप जानते हैं। देखिए, आवेश जो होता है, अच्छा, आवेश के कुछ गुण हैं। जो सजातीय आवेश होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब एक प्लस है, दूसरा भी प्लस ही होना चाहिए, एक माइनस दूसरा भी माइनस होना चाहिए। विजातीय मतलब अलग अलग रहेगा, एक प्लस तो एक माइनस। सजातीय हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम हमेशा क्यू से प्रदर्शित करेंगे, क्यू से। आवेश क्यू बराबर एन ई, ये आवेश का सूत्र होता है, क्यू बराबर एन ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 10 की पावर -19 कूलाम, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वही आवेश जाएगा, क्यू बराबर एन ई, आवेश का सूत्र होता है ये। एक और सूत्र हमने पढ़ा था इंटर में, हाई स्कूल में पहले ही, कि Q बराबर आई टी ना, Q बराबर आई टी। आई क्या है? विद्युत धारा है, और T समय है। आवेश की बीमा M L T और A, M L 00 है, T और A। आवेश के मात्रक क्या होते हैं? आवेश का मात्रक होता है M K S पद्धति में, M K S पद्धति में, या इसको बोलते हैं SI। आवेश का मात्रक SI में क्या होता है? तो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, इसको हम कूलाम को C से दिखाते हैं। आवेश के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे इससे निकाले हम तो एम्पियर, और समय का सेकंड, एम्पियर सेकंड, या एम्पियर घंटा भी कर सकते हैं इसको चेंज। एक है फैरेड। फैरेड आवेश का मात्रक होता है, एक फैरेड में 96,500 कूलाम। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये फर्स्ट था आवेश के बारे में। आइए, आवेश, अगर कोई पिंड है उसको हम कैसे आवेशित करें? कोई पिंड है उसको आवेशित कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ विधियां हैं। अगर कोई वस्तु है उसको आवेशित करने की 3 विधि हैं। फर्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन, फिर चालन द्वारा, फिर घर्षण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन में कोई एक वस्तु है जो चार्ज है, कोई चार्ज वस्तु है, उसके पास हम दूसरी वस्तु को ले जाएं तो चार्ज वस्तु कारण दूसरी वस्तु में अपने आप कुछ चार्ज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें दोनों वस्तुओं को हम स्पर्श नहीं कराते। चालन द्वारा आवेशन क्या है कि एक चार्ज वस्तु है और दूसरी अनचार्ज वस्तु को उसके पास हम ले जाएं और उन दोनों को टच करा दें, तो जब हम टच कर दें, तार से ज्वाइन कर दें, तो इसका चार्ज इसमें चला जाएगा, तो ये भी आवेशित हो जाएगा, सेकंड भी। इसी को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। और एक है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन के लिए देखिए, सबसे पहले एक दार्शनिक थे यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। 2500 वर्ष पहले, ईसा से 2500 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थे थेल्स। इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ा था। उस पर रगड़ के इन्होंने देखा कि अंबर के अंदर आकर्षण शक्ति आ गई थी। फिर उसके बाद लेकिन किसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के थे डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया, अनेक पदार्थों को आपस में रगड़कर उनमें आवेशन का गुण देखा। उनका अध्ययन किया कि किस पे कितना कोई चार्ज हो रहा है, कौन नहीं चार्ज हो रहा है। तो इससे इन्होंने दो बातें स्पष्ट निकल के आई
एक कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा तो चार्ज हो गई, और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली खाल पे रगड़ा तो वो चार्ज हो गई। अच्छा, तो इन्होंने फिर देखा ना कि जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा चार्ज हो गई, उसको इन्होंने रख दिया। फिर दूसरी कांच की छड़ लिया, उसको भी रेशम पे रगड़ा, वो भी चार्ज हो गई। तो ये दोनों कांच की छड़ों को जो चार्ज थी एक दूसरे के पास में ले गए, तो एक दूसरे के पास नहीं गई, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। ओके फ्रेंड्स, फिर इन्होंने आबनूस की छड़ को बिल्ली खाल पे रगड़ा, और एक दूसरी आबनूस की छड़ लिया, उसको फिर बिल्ली खाल पे रगड़ा, और इन दोनों को पास में ले गए, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। इन्होंने क्या किया, फिर कांच की छड़ को आबनूस की छड़ दोनों को पास में ले गए, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। तब इससे इन्होंने इस बात का इन्होंने देखा, जिक्र किया, मतलब कि इस पे अलग चार्ज था, इस पे अलग चार्ज था ना, इस पे अलग चार्ज, इस पे अलग चार्ज। और जब सजातीय आवेश, दोनों कांच को हम पास ले गए, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इन्होंने कहा था, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कांच का हमने आबनूस के पास ले गए, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया था ना, और जब अट्रैक्ट किया तो ये दोनों ने आकर्षित किया, और दोनों पास में गई और मिलके इस चिंगारी स्पार्क किया, और दोनों निरावेशित हो गई। तब इससे इसका नाम प्लस माइनस पड़ा। इस प्लस माइनस नाम को रखा एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इस आवेश को नाम प्लस माइनस दिया। कैसे दिया? उन्होंने कहा कि जैसे मैथ में होता है ना, प्लस को माइनस के पास अगर ऐड कर दें, +4 -4 दोनों को ऐड करें 0 हो जाता है। इन्होंने कहा कि इस प्रकार जैसे दो आवेश थे, दोनों को हम पास में ले गए, जोड़ दिया तो दोनों निरावेशित हो गए, 0 हो गए। मतलब कि ये प्लस माइनस इन्होंने नाम दिया इस आधार पे। ओके फ्रेंड्स, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए अभी आवेश का संरक्षण। अच्छा, ऋण आवेश और धन आवेश का मतलब क्या होता है? अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है, धन आवेशित है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऋण आवेशित वस्तु है ना, देखिए अगर ये दो पिंड थे और इस पे से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब कि इस पे एक ठो ऋण हो गया, और इस पे से एक ऋण निकल गया तो इस पे एक धन चार्ज हो गया ना। मतलब कि अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है। ऋण आवेशित होना इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, और धन आवेशित होना इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। यही है आवेश के संरक्षण का नियम। क्या है? तो वह संरक्षण का नियम आप जानते ही है, वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बस इसका हम आदान प्रदान कर सकते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेश की क्वांटम प्रकृति। जैसे देखिए अब आवेश है तो उसकी कोई यूनिट तो होगी, सबसे कोई छोटी से छोटी मात्रक जिससे हम आवेश को नापते हो, ऐसा कुछ मात्रक होगा छोटा छोटा। तो आवेश, वैद्युत आवेश की न्यूनतम मात्रा जो सबसे छोटी मात्रा है उसको हम ई से दिखाते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश जो होता है ई का पूर्ण गुणज होता है, ई 2E 5E 9E 8E ऐसे रहेगा। E/2 या 3E/4 इस बटे के रूप में नहीं रहेगा। तो वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम इसका मतलब विभाजित नहीं कर सकते। हमने कहा अभी कि आवेश पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, तो वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते। और आवेश के इसी गुण को क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। और एक आवेश का जो छोटी इकाई होती है ई, उसका मान -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अभी आइए इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कूलाम का नियम। फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलाम। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में दो आवेशों पर लगने वाले बल के संबंध में नियम दिया था। इन्होंने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों? अगर विपरीत आवेश होगा तो दूसरे को आकर्षित करेगा, और अगर सजाती है तो प्रतिकर्षित करेगा। दो बिंदु आवेश हैं, जैसे मान लीजिए ये +Q और ये भी +Q, तो एक दोनों सजाती आवेश हैं, ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा ना। अगर मान लें यहाँ की दूरी r है इसके बीच में, इसको मान लें Q1 Q2 है। इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो बल F है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के।
फिर दूसरी बात कहा, उन आवेशों के बीच की दूरी, जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यह व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। और ये कहा कि यह बल जो होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, मिलाने वाली रेखा है, इसी के अनुदिश होगा। मतलब इधर देखिए इसी दिशा में है ना, चाहे इस दिशा में है, इसी के अनुदिश होगा। इसका अगर हम कैसे लिखें, देखिए ये दो आवेश हमने लिया Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r थी, प्लस प्लस दोनों आवेश थे। तो ये अगर हम फर्स्ट को इन दोनों को मिला दें Q1 Q2/r², तो F अनुपाती है Q1 Q2/r²। अगर इसको हटाने के एक कांस्टेंट लाते हैं, नियतांक लाते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2/r², जो K का मान है वो 1/4πε0 होता है। इसको बोलते हैं एप्साइलन 0। अब इसका मान अगर हम इसमें रख दें K के स्थान पे, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यह बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। देखिए इसमें F क्या है, बल है, Q1 Q2 आवेश है, R जो है इनकी बीच की दूरी आवेशों के, और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात और वायु के लिए इसका मान 1/4πε0, इस पूरे का मान होता है 9.0 × 10⁹। तो इसको अगर इसमें इस सूत्र में यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा F बराबर 9.0 × 10⁹ Q1 Q2/r²। और जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, एप्सिलॉन 0 जो मात्रक है ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा था 1 नंबर का। अब इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था आपका कूलाम का नियम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अच्छा देखिए, अगर हमने कहा यदि आवेश जो थे मेरे, अगर हम उन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दें, यदि हम आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके बीच जो बल है वो घट जाएगा। जैसे देखिए Q1 Q2 दो आवेश थे, इनके बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो इनका जो बल है वो घट जाएगा। मान लीजिए तब हमने बल जो लगेगा वो Fm लगेगा, तो ये 1/4πε0, यहाँ पे K भी रहेगा Q1 Q2/r²। K जो है वो इस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। K जो है परावैद्युत माध्यम की, 1 मिनट, वैद्युतशीलता है। अब देखिए अगर हम शुरू मेरा जो सूत्र पीछे वाला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और Fm अगर हम F/Fm करें तो हमारा ये दोनों कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, K आ जाएगा। तो K का मान हो जाएगा F/Fm, या फिर हम कह सकते हैं एप्सिलॉन 0। मतलब परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक जो होता है ये मात्रक की बीमाहीन राशि है, और वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। ये था, अगर हम परावैद्युत माध्यम रख दें तो क्या उसके लिए होगा। देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप इसको हटा देते हैं। देखिए हमने 2 चार्ज माना, ये Q1 ये Q2, सदिश रूप दिखाना है हमको, तो हम कोई फिक्स पॉइंट लेंगे। हमने एक फिक्स पॉइंट O लिया, O से Q1 की दूरी R1, O से Q2 की दूरी R2, और हमने यहाँ पे R21 निकाला, R2 - R1 से। देखिए दोनों प्लस चार्ज हैं तो इधर ये बल लगेगा, ये बल इधर लगाएगा। मतलब देखिए ये Q1 था, Q1 पे Q2 लगा रहा है तो F12, 1 पे 2 लगा रहा है, और Q2 पे Q1 लगा रहा है तो F21। ओके फ्रेंड्स, अगर देखिए तो अगर कोई पूछे कि Q1 पे Q2 कितना बल लगाएगा, Q1 पे कितना बल लगेगा, तो F12 1/4πε0 Q1 Q2 R12² R12 कैप, इसी को बोलते हैं वेक्टर रूप इसका है, F वेक्टर। और Q2 पे Q1 कितना लगाएगा, Q2 बल लग रहा है Q2 पे, तो F21 1/4πε0 Q1 Q2 R21² R21 कैप। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें एक लाइन में तो वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R² × R कैप, ये इसका वेक्टर रूप होता है कूलाम के नियम का। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप ये बस है इतना। ओके, अच्छा देखिए अभी हमने कहा 2 बिंदु आवेशों के बीच हमने बल की बात की। अगर हम बहुत आवेश ले लें, कई ठो आवेश ले लिए, तब क्या करेंगे, तो इनको बोलते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। बहुत आवेश हैं तो उनके बीच में कैसे बल रहेगा, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। कभी पूछता है अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो किसी निकाय में अगर अनेक आवेश हों,
किसी निकाय के अनेक आवेशों से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मान लें हम एक निकाय में कई आवेश हैं, जैसे देखिए हमने बनाया है, मान लिया हमने कि इसमें देखिए Q1, Q3, Q2, Qn इतने आवेश थे इसमें। देखिए माना किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3, Qn इतने आवेश थे। अच्छा देखिए एक फिक्स पॉइंट लेंगे हम वेक्टर रूप में O से, देखिए Q1 यहाँ पे, Q1 से Q2 की दूरी R12, Q1 से Q3 की दूरी R13, Q1 से Qn की दूरी R1n। देखिए Q1 पे Q2 बल लगा रहा है, 1 पे 2 लगा रहा है तो F12, Q1 पे Q3 लगा रहा है तो F13 और Q1 पे n लगा रहा है Qn तो F1n, इतने सब बल लगा रहे हैं। इस हमको अगर Q1 आवेश से बल निकालना है कि इस आवेश पे ये सब आवेश मिल कितना बल लगाएंगे, तो इन सब के आवेशों के बल को निकाल के हम उसका वेक्टर योग कर देंगे, मेरा बल आ जाएगा। जैसे Q1 पे Q2 कितना बल लगाएगा तो F12 वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप। वैसे सेम Q1 पे Q3 लगाएगा, वैसे Q1 पे Qn लगाएगा। अब इन सब हमको अगर निकालना हो कि अब पे सब कितना मिलकर लगाएंगे Q1 पे, तो यह वेक्टर F बराबर वेक्टर F1, वेक्टर F12, वेक्टर F13, ये वेक्टर F1n तक सब जोड़ देंगे। देखिए इन सब में 1/4πε0 कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल दिया तो ये अंदर बचा Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 कैप। वैसे बचेगा Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप और Q1 Qn R1n स्क्वायर R1n कैप। ये अगर कई आवेश है तो उनके बीच में अगर बल कई आवेशों के कारण किसी आवेश से बल है तो कितना बल रहेगा, इसको निकालने के लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं ध्रुवण का सिद्धांत।